हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट टीयर 1 का जीए वीडियो सॉल्यूशन। ये आपका जो ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट था ये 29 एंड 30 अक्टूबर को हुआ था, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं रिगार्डिंग जर्नल अवेयरनेस के। तो जीए सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसका हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे जीए का। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके अलावा अगर आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 न्यू पैटर्न बुक्स खरीदनी है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पर, एंड अभी लॉन्च ऑफर के तहत ये आपको मिल जाएगी 229 की 229 रुपए की मिल जाएगी। इसके अलावा सीजीएल का नया यहाँ पर क्रैश कोर्स आ चुका है, सीजीएल प्री क्रैश कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको मेरी पेड बैचेस में मिल जाएंगे। आपको शीतल कोड यूज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां से आप इस ऐप को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। चलो, आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। इनमें से कौन से महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है डेथ वैली। ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे निचला बिंदु जो है वो कहाँ पर है? डेथ वैली है। डेथ वैली एक डिजर्ट वैली है, यानी कि एक रेगिस्तान घाटी है जो आपके पूर्वी कैलिफोर्निया के अंदर पड़ती है। ये सबसे निचला और सबसे ज्यादा शुष्क और गर्म यहाँ पर एरिया माना जाता है, सबसे ज्यादा तापमान वाला ये क्षेत्र माना जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो डेथ वैली का, डेथ घाटी जो है यहाँ पर, उसका बैड वाटर बेसिन जो है, ये बैड वाटर बेसिन जहां पर ये पानी जो है इसके अंदर, उसको बोला जाता है बैड वाटर बेसिन। उसको सबसे निचला बिंदु कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका का, जो यहाँ पर सी लेवल यानी कि समुद्र का जो स्तर है उससे भी 86 मीटर यानी कि 86 मीटर नीचे पड़ता है। तो ये आपका कैलिफोर्निया और नेवाडा जो है, इन दोनों के बॉर्डर यानी कि सीमा पर पड़ता है, कैलिफोर्निया और नेवाडा के सीमा पर। और ये आपका ग्रेट बेसिन ईस्ट ऑफ सियरा नेवाडा माउंटेन्स, तो सियरा नेवाडा जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर आपका उसके पूर्व की तरफ ये पड़ता है। डेथ वैली जो है, इसमें यहाँ पर एक आपको डेथ वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैसे कि मोजेव और कोलोराडो डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अ हैंड रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय। तो ये जो हमारा भारत का मूल संविधान है उसको किसने हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित किया था, यानी कि उसका ट्रांसलेशन हाथों से उसको लिखा था हिंदी और इंग्लिश के अंदर, उस संविधान को लिखा था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, ये कहे जाते हैं कि इनकी कैलीग्राफी जो थी, कैलीग्राफी क्या होता है? जो राइटिंग होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कर्सिव टाइप की राइटिंग होती है, तो जो भी आप हाथ से लिखते हैं, जो आपकी हाथ की लिखाई होती है उसको कैलीग्राफी कहे जाते हैं। तो ये किसने लिखा हाथ से? हिंदी एंड इंग्लिश में हैंड रिटन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो था ये हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। प्रेम फाउंडेशन जो है उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि यहाँ पर 432 पेन होल्ड निब्स जो थे, इस पूरे संविधान को लिखने में यहाँ पर 432 पेन होल्डर निब्स यहाँ पर खर्च हुए। उसके अलावा यहाँ पर इस कैलीग्राफी के लिए जो यहाँ पर इन्होंने जो निब चुना था वो था नंबर 303 निब चुना था। ओरिजिनल कॉपी जो थी इस संविधान की, उनको यहाँ पर हिलियम फील्ड केसेस के अंदर पार्लियामेंट यानी कि जो आपकी संसद है उसकी पुस्तकालय लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। यहाँ पर अभी फिलहाल में आपके 449 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट पढ़ते हैं, किसके अंदर? हमारे भारतीय संविधान के अंदर आते हैं। 5 अपेंडिसेस और अमेंडमेंट्स कितने हैं? तो अभी फिलहाल में टोटल 105 अमेंडमेंट्स हैं। हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान कहा जाता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड है। सबसे लंबा लिखित संविधान विश्व के अंदर कौन सा है? भारत का संविधान है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर इनमें से कौन सी पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी भारत की? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इधर सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी यहां पर रही पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, यानी कि किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री कोई महिला बनती है तो वो सुचिता कृपलानी बनी। और ये कौन से स्टेट की सबसे पहली बार जो ये वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी पूरे इंडिया के अंदर, तो कौन से स्टेट में ये चुनी गई थी एज
एज मुख्यमंत्री, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर भी सुचित्रा कृपलानी, और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचित्रा कृपलानी। ऐसे ही आपका आता है यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी एक स्टेट के अंदर महिला गवर्नर राज्यपाल कौन नियुक्त हुई? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो ये नियुक्त होती है तो कौन से स्टेट की बनी? तो स्टेट था आपका यूपी स्टेट की। ये सबसे पहली बार क्या बनती है? वुमेन गवर्नर बनती है। और भारत में भी पहली बार हो रहा था कि किसी भी एक राज्य के अंदर कोई एक महिला राज्यपाल चुनी गई थी। नाम क्या था उनका? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट हु रॉट मृच्छकटिका? तो किसके द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना आंसर हो जाएगा कि ये जो शूद्रका है ये भारतीय एक यहाँ पर राजा रहे हैं, और यहाँ पर काफी सारे इस टाइप के जो नाटक हुआ करते थे ना वो भी ये लिखते थे। तो इनके 3 संस्कृत ऐसे नाटक हैं जिसके अंदर एक आपका क्या है? मृच्छकटिका जो है, जिसको बोला गया द लिटिल क्ले कार्ट, यानी कि कैसा कार्ट, कैसी ये जो आपका क्या होते हैं कि 2 पहिया वाहन होते हैं, तो ये क्ले की बनी हुई लिटिल क्ले कार्ट को मृच्छकटिका बोला गया। इसके अलावा इनका एक और यहाँ पर जैसे मैंने बात की 3 संस्कृत के प्ले थे जिसमें एक मृच्छकटिका था, दूसरा कौन था? दूसरा था विनावा सवादत्ता, और तीसरा था भाना। भाना क्या था? एक बहुत ही छोटा सा मोनोलॉग एक्ट था। मोनोलॉग जहां पर एक ही इंसान सारी अपनी स्पीच बोलता है, यानी कि 2 लोगों के बीच में अगर वार्तालाप होती है तो उसको डायलॉग कहते हैं, लेकिन एक ही पर्सन यहाँ पर स्पीच देता है तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो भाना एक मोनोलॉग था, और फिर यहां पर लास्ट कौन सा था? पद्मावृत्तिका। तो विश्ववादाता एंड भाना और पद्मावृत्तिका ये इन 3 संस्कृत प्ले में से एक थे जो इन्होंने लिखा है। तो इसलिए कहा जाता है कि मृच्छकटिका जो है ये यहां पर क्या कहता है कि ये इसका जो पोएट है वो क्या था? एक किंग था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? शूद्रका से नाम से जाना जाता था। तो इसका कवि और कौन है इसका कवि जिसने उस किंग का वर्णन किया, राजा का वर्णन किया है? शूद्रका का। तो लिखा भी शूद्रका ने ही और ये राजा भी था। नेक्स्ट इज देयर इन अक्टूबर 2022 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स LVM3M2 One Web India One Mission LMV3 is touted to be ISRO's heaviest vehicle for its ability to carry satellites up to how much kilogram weight। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में जो इसरो है उसने ना यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया LVM3M2 One Web India One नाम से। अब ये जो LMV3 है ये क्या है? ये इसरो का सबसे भारी ऐसा वाहन व्हीकल कहलाता है जो कितने भार तक की सैटेलाइट्स, देखो जब सैटेलाइट्स ऊपर छोड़ी जाती हैं उसको अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा जाता है तो उसको किसी एक रॉकेट या किसी एक लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू क्या किया जाता है? उसको लॉन्च किया जाता है, उन सैटेलाइट्स को ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है। तो इनमें से ये LMV3 जो है ये सबसे भारी व्हीकल में से है। भारी व्हीकल क्यों है? क्योंकि ये 8000 किलोग्राम तक की जो सैटेलाइट है उनको अपने साथ कैरी करके छोड़ सकता है। तो इसरो ने यहाँ पर क्या किया है? इसरो ने कॉन्स्टलेशन मीन्स की बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। टोटल ऐसी 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो है ये यहाँ पर डेवलप किया गया वन वेब टू लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ का जो लो ऑर्बिट है यानी कि थोड़ी निचली सतह पर, यानी कि जो थोड़ी कम ऊंचाई पर छोड़ी जाएंगी, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है जहां पर ये अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड गोल गोल घूमती हैं, उसके अराउंड चक्कर लगाती है। तो वो जो ऑर्बिट है, जैसे कि अगर मैं कहूं ये आपका अर्थ है तो यहां पर ये अगर चक्कर लगा रही हैं तो कुछ यहां पर चक्कर लगा रही हैं, तो ऊपर वाली क्या कहलाती है? ये हाई ऑर्बिट कहलाता है। और जो थोड़े से अर्थ के नीचे वाले एरिया में यहां पर गोल गोल चक्कर कहलाती है, इसको कहते हैं लो ऑर्बिट। तो इनको क्या किया जाएगा? लो ऑर्बिट में ऐसी 36 सैटेलाइट जो है उनको लॉन्च किया जाएगा। और ये किस मिशन के तहत लॉन्च की जा रही है? वन वेब इंडिया वन मिशन के तहत यहाँ पर 36 सैटेलाइट जो है इन ऑर्बिट्स में छोड़ी जाएंगी। ये पहला ऐसा कमर्शियल लॉन्च होगा LVM3 का, और यहाँ पर ये जो मिशन है ये कंडक्ट कराया जा रहा है एक एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट हुआ वन वेब और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के बीच में। नेक्स्ट इज यार वकपति मुंजा एंड भोजा देवा वर द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो वकपति मुंजा और भोजा जो है, भोजादेव, ये कौन से राजवंश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध
राजा थे। आंसर क्या हो जाएगा मैम, परमराज जो थे ये इन्होंने ना जो मालवा का क्षेत्र था उस पर 400 साल से भी ज्यादा यहाँ पर राज किया। कब से कब तक कि मैम 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक इनका यहाँ पर राज रहा, जिसमें से वकपति मुंजा और भोजा देव जो है ये सबसे ज्यादा फेमस रूलर, सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर क्या माने जाते थे, इस राजवंश के ये शासक माने जाते थे। मुंजा एक यहाँ पर काफी बड़ा सेनापति हुआ करता था और पोइट भी था ये। आर्ट और लिटरेचर जितने भी साहित्य है, जो भी कला है, उनका ये काफ़ी इसको दिलचस्पी थी उसके अंदर। और इसके दरबार के अंदर बहुत सारे कवि हुआ करते थे, जैसे कि धनंजय, हलायुधा, धनिका, पद्मगुप्ता। तो इस टाइप के यहाँ पर इसके पास में बहुत कवि इसके दरबार में हुआ करते थे, कुछ एक लेखक भी हुआ करते थे इसके दरबार में। और यहाँ पर इसने ना मुंज सागर, जो कि धार और मांडू के इधर पड़ता है, वहां पर इसने क्या किया था, मुंज सागर की खुदाई करवाई थी। और कुछ एक यहाँ पर इसने बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनवाए यहाँ पर आसपास के मालवा रीजन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है डैश इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर शिपिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड आइटम्स एंड आइसक्रीम। तो जब आप देखते हैं ना कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि फ्रोजन फूड होता है बेसिकली, कि मटर वगैरह हैं, कॉर्न वगैरह हैं, या आइसक्रीम्स को यहाँ पर कैसे आप लोग उसको रेफ्रिजरेट करें, कैसे उसको यहाँ पर ठंडा रखने के लिए इनमें से कौन सी चीज का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि कई बार जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो बहुत सारी उसने आइस रखी होती है और उसके बीच में क्या करते हैं, उनके बीच में रखते हैं। और हम भी क्या करते हैं, हम भी अपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखते हैं जहां पर उनको ठंडक मिलती है। और बाकी जो आपके आइसक्रीम वाले होते हैं वो उसके अंदर काफी बर्फ भी रखते हैं। तो जब वो कई बार आइसक्रीम निकालते हैं तो ऐसे झाड़ के देते हैं क्योंकि उसके ऊपर बर्फ गिरी होती है। तो ड्राई आइस का यहाँ पर यूज किया जाता है जो भी पेरिशेबल फूड्स है। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी खराब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आइसक्रीम पिघल जाएगी जल्दी। कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपका मटर वगैरह है जिनको फ्रोजन रखने की जरूरत रहती है। तो ड्राई आइस फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म है, CO2 का अगर फ्रोज कर देते हैं। सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, ठोस रूप में इसको ड्राई आइस कहा जाता है। वैसे इसको गैस के रूप में कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस अगर सॉलिड का फॉर्म ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जब ये सॉलिड में ठोस पदार्थ के अंदर कन्वर्ट होती है तो इसको ड्राई आइस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाता है, डेंस हो जाता है लाइक स्नो। तो यहां पर इसको कूल किया जाता है, ठीक है। कितने पर, -78.5 डिग्री सेल्सियस पर। Next is here, Article 74 provides for a Council of Ministers to advise the President in exercise of his function. This advice is, यानी कि आर्टिकल 74 अनुच्छेद यहाँ पर 74 जो है वो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के प्रयोग में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान देता है। अब ये सलाह कैसे होती है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, कि ये सलाह तो ये देंगे, तो अगर ये सलाह देंगे तो माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी, इनमें से क्या चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, केवल विदेशी मामलों को शामिल किए जाने पर ही बाध्यकारी है, आपातकाल के समय ही बाध्यकारी है, या फिर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी होती है अगर वो इसके ऊपर सलाह मांगता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 42nd वाला, कौन से ईयर में आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो जो आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 42 नंबर का, ये 1976 में आया था। इसको ना हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। फिर अगर वही बात करूं आपसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम की, तो ये आया था 1978 में, ठीक है। अब इसने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक बड़ी चीज की गई थी कि यहाँ पर जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी नाम का, इसको इसने फंडामेंटल राइट्स का दर्जा इससे छीन कर इसको क्या दर्जा दे दिया, लीगल राइट का दर्जा दे दिया। आप बोला कि ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, और इसको आर्टिकल 301 के अंडर जाके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसको, लीगल राइट के तौर पर। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बोल दिया गया। तो ऐसे ही आर्टिकल 74 कहता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के कार्यों के लिए उनको यहाँ पर एडवाइस सलाह देने के लिए कौन आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी और प्रधानमंत्री आएगा, और इनकी जो भी सलाह होगी वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। और आर्टिकल 75 क्या कहता है, वो कहता है कि जो
प्रधानमंत्री है उसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे? जो भी यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी होगी, जिसने भी यहाँ पर इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी हासिल किया है, उनसे उनका जो लीडर होगा उस पार्टी का, उसमें उस लीडर को यहाँ पर चूज किया जाएगा एज द पीएम। ठीक है, और पीएम की सलाह पर उसकी मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इन अक्टूबर 2022 यूरोपियन पार्लियामेंट अवॉर्डेड इट्स टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सखारोव प्राइज किसको दिया गया? यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन संसद ने। तो इन्होंने दिया जितने भी आपके यूक्रेन के लोग हैं उनको, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन के लोगों ने बहुत साहस दिखाया है रशिया से अपनी लड़ाई में, और यहाँ पर एक तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट का इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि कैसे इस सोच में स्वतंत्रता है और कैसे ये यहाँ पर सच के लिए और अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं और डर नहीं रहे हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने सखारोव प्राइज यूक्रेन के लोगों को दिया, और ये प्राइज जो है यहाँ की जितनी भी यूक्रेन की जो सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनके प्रतिनिधियों को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सखारोव प्राइज जो है ये फ्रीडम ऑफ थॉट के नाम पर दिया जाता है। जो भी फ्रीडम ऑफ थॉट दिखाते हैं, यानी कि सोचने की स्वतंत्रता दिखाते हैं और बड़े बड़े लोगों से लड़ जाते हैं अपनी सही होने पर, तो ऐसे ही ये दिया जाता है किसके नाम पर? एंद्राई सखारोव। एंद्राई सखारोव पहले सोवियत यूनियन के एक बहुत बड़े यहाँ पर एक्टिविस्ट माने जाते थे, जिन्होंने यहाँ पर क्या शुरू किया था कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे, और ये 1988 से ये उन लोगों को दिया जाता है जो मानवाधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा कुछ एक नॉमिनीज भी थे, जैसे कि विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे एंड ट्रुथ कमीशन, ये भी नॉमिनीज थे, लेकिन जीता किसने? यूक्रेन के लोगों ने इसको जीत लिया। नेक्स्ट इज यार हरेला इज द फोक फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट के अंदर हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है? तो याद रखना, हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जब मानसून शुरू होता है ना, तो उस टाइम पे ये मनाते हैं। तो ये कुमाऊं जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो कुमाऊं एरिया है, उसका ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो भगवान शिव हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एज हरेला। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये यहाँ पर उत्तराखंड जो है ये भगवान शिव का क्या है? भगवान शिव का घर है, जहाँ पर भगवान शिव रहते हैं, और इसीलिए ये हरेला जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज यार हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साउथ इंडियन म्यूजिशियन टू विन ग्रैमी। पहले इकलौते ऐसे साउथ इंडियन म्यूजिशियन कौन बने, यानी कि दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन बने जिन्होंने ग्रैमी जीता? आपको पता है ग्रैमी एक इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक अवार्ड होता है, जैसे कि आपके ऑस्कर्स होते हैं, किसमें? ऑस्कर फिल्मों के लिए दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर्स या अकेडमी अवार्ड फिल्म के लिए। ऐसे ही ग्रैमी जो है म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा अवार्ड बोला जाता है, और ये किसने जीता यहाँ पर? तो याद रखना, ये जीता आपके विनायकरम ने। तो यहाँ पर तेत्थाकुडी हरिहरा विनायकरम इनका पूरा नाम है, जिनको विन्नू विनायकरम भी कहा जाता है, और ये यहाँ पर इंडियन परकशनिस्ट हैं जो कार्नेटिक संगीत जो है घटम के साथ में, ये यहाँ पर कार्नेटिक जो संगीत है वो घटम के साथ में गाते हैं ये, और इनको बोला जाता है गॉड ऑफ घटम। घटम जो है ये एक मोड ऑफ म्यूजिक है, बहुत तरीके का, जैसे ख्याल एक म्यूजिक होता है, घटम एक म्यूजिक का फॉर्म है। इनको पद्मश्री भी मिला 2002 ईयर के अंदर, तो पद्मश्री 2002 में मिला, पद्म भूषण मिला इनको 2014 में, और ये पहले ऐसे साउथ इंडियन म्यूजिशियन बने जिन्होंने ग्रैमी जीता फॉर वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिक्की हार्ट के प्लैनेट ऑफ ड्रम में, जहां पर इन्होंने घटम और मोरसिंग ये दोनों टाइप के म्यूजिक जो है वो इन्होंने प्ले किए। नेक्स्ट इज हियर आफ्टर लिज ट्रस रिजाइंड एज इंग्लैंड पीएम इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 के अंदर लिज ट्रस ने यहाँ पर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ 44 दिन के लिए क्या रही थी यहाँ पर प्रधानमंत्री रही, क्योंकि जो बजट इन्होंने पेश किया गया था इनकी सरकार में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो अब यहाँ पर नए पीएम कौन बने हैं? इंग्लैंड के, और यंगेस्ट पीएम भी बने हैं ये इंग्लैंड के। आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी लीडर हैं ये ऋषि सुनक, जो यूके के फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं आफ्टर मीटिंग किंग चार्ल्स एट बकिंगम पैलेस। तो यहाँ पर ऋषि सुनक जो है इनके पेरेंट्स इंडिया से हैं, इंडिया ऑरिजिन के हैं,
भारतीय मूल के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के अंदर, और सबसे यंगेस्ट भी बने एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। इससे पहले सबसे यंगेस्ट 1801 में विलियम बने थे, ठीक है, एट द एज ऑफ 24 ईयर्स विलियम जो है यहाँ पर सबसे यंगेस्ट बने थे, लेकिन वो 1801 की है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जब से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ है, जब से हमारी 20th सेंचुरी शुरू हुई है, तब से यहाँ पर ये सबसे यंगेस्ट बने हैं। इन्होंने यहाँ पर जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियन थे पेनी मॉर्डॉन्ट, उनको हरा दिया। फाइनल जो इलेक्शन हुए, जो यहाँ पर चुनाव होता है उसके अंदर इन्होंने हरा दिया। तो याद रखना पहले ना पीएम हुआ करते थे इधर बोरिस जॉनसन हैं, उनको यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी थे, हरासमेंट के चार्जेस भी थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर आती है लिज ट्रस ऋषि सुनाक को हरा के लिज ट्रस बन जाती है यूके की पीएम। फिर उसके बाद में वो जो बजट पेश करती है उसके बाद में फिर हल्ला हो जाता है और उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। फिर आते हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट इज हियर अडवोस आर द बेसिक डांस स्टेप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो अडवोस जो है ये कौन से डांस के अंदर मूल नृत्य चरण में से माना जाता है अडवोस? आंसर क्या होगा इधर? तो याद रखना भरतनाट्यम जो है उसके बेसिक डांस स्टेप्स में क्या आता है ये, तो अडावोस जो होता है ये बेसिक डांस स्टेप्स होते हैं, ये एक ऐसी मुद्राएं होती हैं जो भरतनाट्यम में की जाती हैं। तो यहाँ पर टेक्निक जो होती है किसी भी एक क्लासिकल डांस की, उसका एक वो किसी एक बेस पर होती है, यानी कि किस टाइप की मुद्राएं होंगी, किस टाइप के उसमें पॉस्चर्स होंगे। तो यहाँ पर भरतनाट्यम जो है उसके अंदर ये अदावस जो है ये की जाती हैं। तो अदावो जो है ये बेसिक रिदमिक यूनिट ऑफ डांस कही जाती है विद इन अ स्पेसिफिक टेम्पो एंड टाइम स्ट्रक्चर, की कुछ एक समय काल के अंदर कुछ एक आपको मुद्राएं होल्ड करनी पड़ेंगी और इस टाइप से अपना नृत्य है जो है वो आप कैसे ट्रांजिट करेंगे कि एक मूवमेंट से एक नृत्य के भाव से आप दूसरे भाव तक कैसे जाएंगे। तो अदावो सिस्टम जो है इज अ साउंड एंड लॉजिकल ग्राउंड अपॉन विच द पेडागोजी ऑफ इंडियन डांस इज बेस्ड। तो अदावो सिस्टम क्या है? जिसके ऊपर जो ताल है, जो जिसके ऊपर थिरकते हैं लोग, वो ताल का एक सिस्टम है अदावो। बस आप इतना याद रखना अदावो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट इज हियर एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स वाज मेंशन इन द बजट 2022 टू 2023। तो बजट 2022 से 23 का जो बजट अभी निकाला गया उसके अंदर एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज एवीजीसी, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का मतलब है एनिमेशन, बी का मतलब है विजुअल इफेक्ट्स, जी का मतलब है गेमिंग और कॉमिक। तो एक तरीके से ये देख लेना कि बच्चों के लिए, या फिर अगर हम बात करें जितना भी गेमिंग, कॉमिक, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन, तो बेसिकली बच्चों टाइप की जो चीज़ें हैं या उससे अलग जो चीज़ें हैं कार्टून वगैरह बनाने में या गेम्स बनाने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एवीजीसी का मतलब है। तो एवीजीसी क्या है? दिस इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स की इन एरियाज में, क्योंकि हम बहुत सारा जो विजुअल इफेक्ट्स है इसके लिए हम ना फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो बहुत पैसा जाता है। जैसे अभी ब्रह्मास्त्र में यूज किया गया तो इन्होंने बहुत करोड़ों पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। मतलब इनका बाकी जो क्रू मेंबर हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, उनका खर्चा एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह का खर्चा। तो क्यों ना हम भारत के अंदर इस चीज को इतना अपग्रेड कर लें कि हमको बाकी लोगों का फायदा कराने से अच्छा अपने देश का पैसा अपने देश में ही रह जाए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई गई, जो यहाँ पर भारतीय बाजार के अंदर इस टाइप की डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है, हमारे यहाँ पर भी इस टाइप के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जो है, इनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन स्तर है, वो बढ़ा सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में भी डेवलप हो सके, हमें बाहर से कुछ ना मंगवाना पड़े। अप्रैल 2022 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला कि वो एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स यहां पर बना रहे हैं इसके प्रमोशन के लिए। Next is here, who among the following has become the first Asian and first Indian to be appointed as the UN Human Rights Council Special Rapporteur on temporary forms of racism, racial discrimination। यानी कि इनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस, इन मुद्दों के ऊपर ये काम करेंगी। तो आंसर क्या होगा? अश्विनी केपी जो है ये कर्नाटक से एक दलित वुमेन है और ये ऐसी पहली भारतीय महिला या एशियाई महिला बनी है जिनको इस टाइप के यहाँ पर पोस्ट पर रखा गया है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्पेशल रैपर्ट्रियोर ये यहाँ पर अपॉइंट की गई है। तो रैपर्ट्रियोर का काम क्या होता है? यहाँ पर रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनसे रिलेटेड सारे जो मामले होते हैं उनको निपटाना। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल
काउंसिल जो है ये 47 मेंबर से मिलकर बनी है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की अश्विनी केपी, उनको इधर स्पेशल रिपोर्टरी और इन्होंने क्या किया है, अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द अंडर 23 U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंडर 23 मतलब कि 23 साल से कम उम्र के लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले ऐसे इंडियन रेसलर बने हैं यहाँ पर अमन शेरावत। तो 18 ईयर्स ओल्ड के अमन शेरावत जो है इन्होंने इतिहास रचा है। ये भारत के पहले इंडियन रेसलर यानी कि भारतीय पहलवान ऐसे पहले भारतीय पहलवान ऐसे बने हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला किसके अंदर, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। अमन ने यहाँ पर किसको हराया, अहमद दुमान को हराया। अहमद दुमान है टर्की के। कितने स्कोर से हराया, 12-4 के स्कोर से हराया 57 kg कैटेगरी फाइनल्स के अंदर। तो यहाँ पर इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर्स, देखो दो टाइप की रेसलिंग होती है, एक होती है फ्री स्टाइल रेसलिंग और एक कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, टेक्निक्स होती हैं कुछ। ग्रेको रोमन रेसलर और फ्री स्टाइल रेसलर। तो फ्री स्टाइल के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज होती है और ग्रेको रोमन के अंदर इसी से जुड़े हुए जो टेक्निक्स है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेको रोमन रेसलर ने यहाँ पर इतिहास रचा है कि 3 मेडल हमने इस चैंपियनशिप के अंदर जीते। किस कैटेगरी में, ग्रेको रोमन कैटेगरी रेसलिंग के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद द सोर्स। इनमें से कौन सा अपने सही सोर्स के साथ में मैच्ड है, तो आंसर क्या होगा, कह रहे हैं कार्बन कंपाउंड जो है ये कहां से आता है, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से निकलता है क्या कार्बन कंपाउंड। तो आंसर क्या होगा, तो याद रखना जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मतलब ऑटोमोबाइल, आपके जो ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, कार बाइक वगैरह, इनसे जो प्रदूषण निकलता है वो क्या होता है, वो होता है कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी। तो मैं आपको इसी में दिखा देती हूं। देखो कार्बन कंपाउंड जो है ये क्या है, कार्बन कंपाउंड CO2 ये किससे निकलता है, ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल से निकलता है। दूसरा है आपका सल्फर कंपाउंड यानी कि SO2NH2S, ये किससे निकलता है, पावर प्लांट्स और जो भी वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं ना, ज्वालामुखी गतिविधियां होती है, उनसे निकलता है। और कार्बन कंपाउंड किससे पढ़ा था कि मैम जो भी वाहनों से जो धुआं निकलता है, क्योंकि उसमें अगर कोई कोयला जल रहा है या फिर कोई वुड जल रहा है या फिर आपका जो पेट्रोल डीजल जो होता है वो जलता है, तो उससे CO एंड CO2 निकलता है, कार्बन कंपाउंड निकलता है। सल्फर कंपाउंड मैम निकलते हैं पावर प्लांट में से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, या फिर वो निकलते हैं ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान। तीसरा आता है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड NO ये निकलता है मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उससे जो भी एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शंस होते हैं ना, उनसे निकलता है आपका क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड निकलते हैं। और फिर यहाँ पर आपका फिफ्थ वन जो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, किसी भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जो एयर के अंदर जाते हैं, डस्ट के रूप में जा सकता है, फ्लश के रूप में जा सकता है। तो ये किससे निकलते हैं, तो ये निकलते हैं आपके जनरली थर्मल पावर प्लांट, कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है तो आप देखते हो ना कि कहीं पर अगर कोई भवन का निर्माण हो रहा है तो वहां पर जो मिट्टी पड़ी रहती है तो वो मिट्टी उड़ उड़ के डस्ट के रूप में ये क्या होती है, वहां पर स्मोक टाइप की जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर देती है। तो अब आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखो पावर प्लांट एंड रिफाइनरी और वोल्केनिक इरप्शन से मैंने क्या बताया था, सल्फर कंपाउंड बताए थे, है ना, ये तो सल्फर हो गए। फिर मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन कंपाउंड किससे होता है, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट और एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से। तो ये तो एकदम सही है, ये तो नाइट्रोजन का ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड, क्योंकि सल्फर वाला क्या है, सल्फर वाला है मैम पावर प्लांट से, और कार्बन कंपाउंड कौन सा है, कार्बन मोबाइल एग्जॉस्ट से, और हाइड्रोकार्बन बेंजेट और एथिलीन ये किससे होते हैं, ये होते हैं आपके ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द भारत अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट, कि आप अपने नाम के आगे ना भारत रत्न नहीं लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर पूरी तरीके से मना किया हुआ है कि आप किसी भी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। अगर उपाधि का उपयोग करते, अगर किसी को भारत रत्न मिल गया और वो अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा रहा है, तो एक तरीके से बाकी लोगों के अंदर हीन भावना आएगी कि यार
वो तो कुछ भी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर उपाधियों को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि उपाधियों को यहाँ पर पूरी तरीके से उपयोग में लाने से मना कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 जो है ये क्या करता है, उपाधि जो होती हैं, टाइटल जो होते हैं, उनका अबॉलिशन यानी कि उनको यहाँ पर भंग करता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो, ठीक है, यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी द्वारा कोई भी आदमी उसको नहीं लगा सकता उस उपाधि को अपने आगे। कोई भी भारत का नागरिक किसी भी दूसरी राज्य का कोई टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता कोई भी उपाधि। कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक ना भी हो तो भी यहाँ पर वो बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी उपाधि जो है वो किसी दूसरे स्टेट से या किसी दूसरी जगह से या भारत में कहीं से भी वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। कोई भी पर्सन जो यहाँ पर सरकारी पद पर हो, ठीक है, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो भी बिना राष्ट्रपति की सलाह के अपने यहाँ पर अपने ऑफिस में किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का यहाँ पर जो टाइटल है वो यूज नहीं कर सकता जो किसी भी फॉरेन स्टेट के अंडर आता हो। ये राइट टू फ्रीडम के तहत यहाँ पर मेंशन किया गया। नेक्स्ट इज देयर सिनी ग्रीन इज अ मेजर ग्लूकोसिनोलेट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनी ग्रीन क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो प्रमुख ग्लूकोसाइनोलेट कहा जाता है इसको। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सिनी ग्रीन जो है ये आपको इनमें से किस में देखने को मिलेगा? तो याद रखना सिनी ग्रीन जो है ये मस्टर्ड यानी कि सरसों में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, एक काफी बड़ा ग्लूकोसाइनोलेट होता है। ये यहाँ पर ग्लूकोसाइड्स की फैमिली का पार्ट है, जैसे कि ब्रासिसाइड फैमिली। देखो ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं कि जब आपका शुगर जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो जनरली वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोसाइड्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है ये आपका ब्लैक मस्टर्ड जो काले रंग की सरसों होती है, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है, ब्रोकली के अंदर पाया जाता है, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स के अंदर पाया जाता है। ऐसी जगहों पर ये क्या पाया जाता है, सिनीग्रीन पाया जाता है, जो कि एक काफी बड़ा ग्लूकोसाइनोलेट है, पार्ट है किसका, ग्लूकोसाइड्स का। नेक्स्ट इज हियर एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd यहाँ पर आपका 73वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया उसके तहत यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी ऐसा यहाँ पर निकाय है या कौन सी ऐसी अथॉरिटी या कौन सा ऐसा प्रबंधन है जो गांव के अंदर क्या कराएगा, पंचायती स्तर पर गांव के अंदर वो चुनाव करवाएगा। आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, नगर पंचायत, ग्राम सभा या फिर वार्ड कमेटी। तो आपको पता है कि गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, नगर ये आपका अर्बन लेवल पर है, और वार्ड क्या होता है कि जो आप एक अर्बन एरियाज में जो उसको डिवाइड किया होता है, वार्ड्स में डिवाइड किया होता है अलग अलग जगह मोहल्लों को। तो ग्राम सभा जो है ये ग्रामीण स्तर पर होता है। तो ग्राम सभा के पास में क्या होता है कि ये कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसको लेके आया, पंचायती राज को लेके आता है। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज जो है ये आपका भारतीय संविधान के भाग 9 में ऐड कर दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये भाग 9 किसके अंदर पड़ता है? तो याद रखना दो चीजें हुई, एक तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज जो है ये हमारे 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया भाग 9 के अंदर। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स रखे गए ये थे 243A से लेके 243O तक रखे गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद थे। तो ग्राम सभा जो है ये सबसे पंचायती राज सिस्टम की क्या मानी जाती है, नींव मानी जाती है। तो ग्राम सभा ही है जो यहाँ पर जितने भी चुनाव होते हैं पंचायती स्तर पर गांव के अंदर वो सारे कंडक्ट कराती है ग्राम सभा। तो पंचायती सिस्टम के अंदर ग्राम सभा इकलौती परमानेंट यूनिट है। और यहाँ पर ड्यूरेशन जो पंचायत का होता है, यानी कि कुछ एक यहाँ पर क्या होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, और बाकी क्या होते हैं, बाकी यहाँ पर 5 पंच होते हैं। 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है जब ये पहली बार बैठक करते हैं, यानी कि जब भी ये यहाँ पर सरपंच और मेंबर नियुक्त होते हैं उसके बाद में यहाँ पर ये 5 सालों तक रहते हैं। और कोई भी गांव वाला बाद में एक बार चुनने के बाद में इनको चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज यार इन अ हेल्दी अडल्ट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एट व्हाट। एक स्वस्थ वयस्क के अंदर सामान्य विराम के अंदर, विराम स्थिति पर, जो यहाँ पर सामान्य विराम की स्थिति में प्रकुचन,
यानी कि सिस्टोलिक जिसे कहा जाता है, और शिशिलन जिसको डायस्टोलिक रक्तदाब कहा जाता है, ये कितना होता है। तो आपको पता है कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल बीपी है, बेसिकली ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो नॉर्मल बीपी कितना बताया जाता है, ऊपर वाला जो आपका सिस्टोलिक है वो कितना रहता है 120 होना चाहिए, नीचे जो डायस्टोलिक है वो कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 80 mm। तो 120 और 80 mm यहाँ पर नॉर्मल बीपी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर जो है फिजिकल एक्सरसाइज, एंजाइटी, इमोशन, स्ट्रेस, स्लीप, इन सभी कंडीशंस में अलग अलग डिपेंड करता रहता है। देखो एंजाइटी होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एंजाइटी करते हैं, तो ऐसे में ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। स्ट्रेस की केस में बीपी बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें ना जो हमारा हार्ट है वो पंप करने लगता है ज्यादा, तो उसको ब्लड जल्दी जल्दी चाहिए होता है पंप करने पर, तो ऐसे में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता रहे, यानी कि ब्लड जो है बहुत जल्दी सप्लाई हो रहा है, बहुत जल्दी उसके अंदर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीज होगा तो उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। तो हाइपर ज्यादा होने के केस में, हाइपो कम होने के केस में, ठीक है, तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ। लो ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा फेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है, सबकॉन्शियस हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और गिरने की वजह से कई बार लोगों को काफी चोटें भी आ जाती हैं, तो इसमें बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये वाली सिचुएशन आती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लीव्स दैट डू नॉट हैव पिटियोले गेट्स डायरेक्टली अटैच टू द प्लांट स्टेम। तो आंसर यहां पर क्या होगा कि इनमें से ऐसे कौन से पत्ते हैं जिसके तने सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते। तो याद रखना ये कौन से होते हैं, सिसाइल पत्तियां होती हैं। तो सिसाइल लीव्स आर द टाइप्स ऑफ लीव जिनके अंदर पिटोले नहीं होता, लीव स्टॉक नहीं होता। पिटियोले क्या होता है, इस टाइप का, लीव्स नहीं होता। एंड गेट्स अटैच डायरेक्टली टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो उस प्लांट की जो स्टेम होती है उससे डायरेक्टली वो अटैच होते हैं। बीच में जो ये पिटियोले आता है ना, इसमें पिटोले, ये नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट्स कौन से होते हैं, सेसिले प्लांट होते हैं, जिनको ग्रास प्लांट भी कहा जाता है। आपने कभी घास देखी है इस टाइप से, तो उसके बीच में आपको कोई एक लेयर या बीच में एक पिटियोले नहीं देखने को मिलेगा। जनरली पत्ते हम देखते हैं ऐसे, उनके बीच में एक होता है, लेकिन घास जब देखते हैं तो वो पूरी ऐसे होती है ना, उसके बीच में कोई लाइन नहीं होती है ना, तो पिटियोले नहीं होती है। तो बेस जो होता है लीफ का वो सीधा सीधा स्टेम से होता है, सीधा इसमें जड़ जुड़ी होती है, किससे, पत्ते के साथ में, बीच में उसके कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज उनचाली फॉल्स, ऑल्सो नोन एज लशिंगटन फॉल्स। ये एक वाटरफॉल यानी कि झरना है जो कि 116 मीटर नीचे यहाँ पर कौन सी नदियों द्वारा ये जलप्रपात बनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखना अघनाशिनी जो है, उनचाली फॉल जिसको लशिंगटन फॉल्स भी कहा जाता है, ये आपका पड़ता है कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के सिरसी तालुक के अंदर। ये काफी बड़ा झरना है, यहाँ पर काफी पॉपुलर, काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो नदी है अघनाशिनी नदी जो है वो 116 मीटर यहाँ पर इसको क्या करती है, 116 मीटर ये नीचे आता है, ठीक है। तो 116 मीटर ऊपर से ये नदी जो है अघनाशिनी, वो उसका पानी गिरता है, और इस गिरते हुए पानी को उनचाली फॉल्स या फिर बोला जाता है लशिंगटन फॉल्स। ये फॉल्स सबसे पहली बार जेडी लशिंगटन ने डिस्कवर किया था, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, और 1845 में डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से उस उनचाली फॉल को, इस उनचाली जलप्रपात को लशिंगटन जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि जेडी लशिंगटन ने इसको सबसे पहली बार इसकी खोज की थी 1845 में। नेक्स्ट इज देयर हीलियम हैज अ एटॉमिक वेट ऑफ हाउ मच AMU। तो हीलियम जो है इसका वेट कितना होता है, मास अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा इसका मास, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इधर 4। हीलियम जो है ये काफ़ी प्रोफाउंडली पाया जाता है, जैसे आपका सन है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है। तो एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का, ये होता है 4 AMU। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कैसे लिखते हैं, 1s² लिखते हैं। ये बिना कलर वाला यानी कि कलरलेस होता है, इसमें कोई महक भी नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, और नॉन टॉक्सिक है, यानी कि जानलेवा नहीं है, पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है। और ये किस टाइप की गैस है, इनर्ट गैस है। ये कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट
है -268.9 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट जहां पर ये पिघलने लगेगा वो है -272.2 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन आज का, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर इन 1905। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये कौन से राष्ट्रीयवादी नेता ने इसको 1905 में इसका गठन किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे उन्होंने 1905 में ये इंडिया की पहली ऐसी स्वतंत्रता की जो लड़ाई यहां पर आंदोलन इन्होंने छेड़ा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में स्थापना की। इसका एम क्या था कि भारत के अंदर साक्षरता दर बढ़ाना, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक रीजंस के लिए, सोशल कॉजेस के लिए, समाज सेवा के लिए यहां पर लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना। और इन्होंने ना एक पब्लिकेशन भी रिलीज की थी, शुरू किया था एक पब्लिकेशन हितवाद नाम से 1911 के अंदर। तो ये एक ऐसी सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन था जो कि धर्मनिरपेक्ष था हमारे देश के अंदर। और इन्होंने कहा कि जितना भी ऐसा एरिया है जो कि गरीब तबका है या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं गांव में या ट्राइब्स में, ट्राइबल पीपल हैं, उनको यहां पर आपातकालीन सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, रिलीफ वर्क यहां पर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक द सेशन। अगर आपको सेशन में मजा आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी सीजीएल का मेरा फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल में आ चुका है। प्री का सीजीएल प्री के लिए आपका क्रैश कोर्स आ चुका है, क्योंकि आपका सीजीएल दिसंबर में शुरू होने वाला है, 1 दिसंबर से लेके। तो यहाँ पर शीतल कोड का यूज करके आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मेरी क्लास की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।